वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 48। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर जरूर देखिए और बताइएगा आपको सीरीज कैसी लग रही है। और हाँ, ये लास्ट सेकंड पार्ट है दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ली को अननोन नंबर से कॉल आया था और उस आदमी ने कहा था कि पेंडोरा बॉक्स के फाइल्स मेरे पास हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए। इस पार्ट में वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें पेंडोरा बॉक्स चाहिए तो मुझे $5 मिलियन चाहिए, दोगे क्या। ली कहता है तुम मुझे पेंडोरा बॉक्स दोगे तो मैं तुम्हें 5 मिलियन तो क्या, जितने मांगोगे उतने दे दूंगा, बस मुझे अभी वो पेंडोरा बॉक्स चाहिए। पर दोस्तों कॉलर कहता है नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी भी नहीं, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, कहकर वो कॉल काट देता है। दूसरी ओर सारे न्यूज चैनल्स इस ब्रेकिंग न्यूज में अटके होते हैं कि दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स पर बहुत ही संगीन जुर्मों का इल्जाम लगा हुआ है। अब लोग किस पर विश्वास करेंगे और किसको वोट देंगे, या फिर कोई नया प्रेसिडेंट मैदान पर उतरने वाला है जो लोगों के दिल को जीत सकता है। ये सारी चीजें टीवी पर दोस्तों चेयरमैन देख रहा होता है। वो जानता है कि नेल के इलीगल एक्टिविटीज की फाइल जो चेयरमैन के सेफ में पेंडोरा बॉक्स में थी उसे जेजे ने लीक कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा तमाशा हो रहा है। एंड वहाँ पर नेल एकदम टूट कर बैठा होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जेजे पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। एकदम गद्दार निकला वो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह मेरी पीठ पर चाकू घोंप देगा, कहकर दोस्तों वो बहुत ही शराब पीता है। अब किमी कहती है कि प्लीज आप इतना मत पीजिए, आपने तो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है जो कि रोनाल्ड के जुर्म के मुकाबले में पापा कुछ भी नहीं है। उसने तो बताओ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, अभी भी आपके जीतने के चांसेस उससे ज्यादा हैं। नेल सोच लेता है कि जीत के इतने करीब आकर अब मैं मुकर नहीं सकता, मुझे किसी भी तरह ये इलेक्शन जीतना होगा, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मुझे फिर से लोगों के बीच पॉपुलैरिटी मिल जाए। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू जेजे पर बरस पड़ता है कि आप तो बहुत अकड़ रहे थे ना कि ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब देखा वो किस हद तक पहुंच गया है। अब बताओ वो डोडो ग्रुप को खरीद कर छोड़ेगा और हमें डोडो ग्रुप से धक्के देकर बाहर निकाल देगा, हम तो सिर्फ अब तमाशा ही देख पाएंगे और कुछ करना हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पर एंड्रयू का असिस्टेंट बॉडीगार्ड से भिड़ जाता है कि ओहो मेरे बॉस पर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर दोस्तों बॉडीगार्ड उसको पीट देता है। जेजे कहता है कि तुम दोनों खामोश रहोगे या नहीं है। वो अपने बॉडीगार्ड को डांट देता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। बॉडीगार्ड कहता है क्या कर रहे हो, अरे यहाँ पर चिल्ला रहा था। दोस्तों वो अपनी बात पूरी भी नहीं करता कि जेजे उसको जोर का चांटा मार देता है और कहता है माफी मांगो उससे और दफा हो जाओ यहाँ से। वो दोनों चले जाते हैं तो जेजे कहता है देखो एंड्रयू मेरी बात सुनो, टेंशन में होने का कोई फायदा नहीं है, यहीं पे तुम हिम्मत हार गए तो आगे आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे, हिम्मत मत हारो, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। एंड्रयू अब थोड़ा शांत होता है दोस्तों और तब भी उसको कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या सच में उनके सेफ में जो पेंडोरा बॉक्स था वो तुम्हारे पास है, तुम अभी घर आकर अपने पापा से मिलो। एंड्रयू से बात कर ही रहा होता है कि इसी बीच जेजे एंड्रयू की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है। एंड्रयू कहता है कि मैं कल पापा से मिलूंगा, ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब उसको जेजे कहता है कि देखो फिलहाल ये ड्रिंक लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आराम से रहो, मैं कल कोई हल निकालता हूँ। दोस्तों एंड्रयू उस ड्रिंक को पी लेता है, पर पिए की बातें बाहर खड़े नाथन ने सुन ली थी और उसे पता चल जाता है कि पेंडोरा बॉक्स एंड्रयू के पास है जिसमें खुद नाथन की भी फाइल होगी। यहाँ जेजे एंड्रयू को उसकी कार में लटाकर उसके असिस्टेंट से कहता है कि इसने तो बहुत पी ली है, तुम एक काम करो इसको सेफली घर पहुंचा दो। उसके जाने के बाद दोस्तों वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि ये रहा एंड्रयू का फिंगरप्रिंट, इसे लेकर तुम ऑफिस जाओ और उसका सेफ अनलॉक करके वो पेंडोरा बॉक्स लेकर आ जाओ। बॉडीगार्ड भी ऑफिस जाता है और एंड्रयू के फिंगरप्रिंट की मदद से वो उसका सेफ खोल देता है तो होता है शॉक, क्योंकि सेफ एकदम खाली। मतलब उस अननोन नंबर वाले कॉलर ने जिसने ली को कॉल किया था उसने फाइल चुरा लिए थे। दोस्तों बॉडीगार्ड की तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन फिर भी वो एंड्रयू के लैपटॉप का एक बैकअप लेकर वहां से आ जाता है। यहाँ जेजे भी शॉक होता है कि पेंडोरा बॉक्स गया कहाँ। बॉडीगार्ड कहता है कि वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके लैपटॉप का सारा डेटा इस पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया है, शायद इसी में कोई इन्फॉर्मेशन हो। जेजे पेन ड्राइव को कनेक्ट करके देखता है लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता दोस्तों। और अब जेजे बड़ी टेंशन में होता है कि एंड्रयू ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया, बताओ कहीं उसने वो फाइल जिना को दे दिया तो मेरे द्वारा किए गए कत्लों की सारी डिटेल्स उसमें होंगी। एक काम करो, कैसे भी करके जिना से वो फाइल लेकर आ जाओ। अगले सीन में दोस्तों इलेक्शन के दिन वोटिंग की शुरुआत करते हैं नेल और उसकी बेटी किमी। फिर वो प्रेस के सामने डायलॉग मारते हैं कि हमेशा सच की जीत होती है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है। दूसरी ओर दोस्तों रोनाल्ड भी वोट देने के बाद मीडिया को अलग ही भाषण देता है कि सच्चाई मेरे पक्ष में है और जीत भी मेरी होगी। अब यहाँ से सीधे बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो जिना को फॉलो कर रहा होता है। वो जेजे को बताता है कि जिना की एक्टिविटी में शक करने जैसी कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही है, उसकी दिनचर्या तो एकदम नॉर्मल लग रही है। पर तभी जॉन दोस्तों अचानक दरवाजा खोलकर कार में बैठकर पूछता है क्यों बेटा, लगता है तुम जिना का पीछा कर रहे हो। लेकिन बॉडीगार्ड उस पर बिगड़ जाता है, अच्छा मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो मैं इसका पीछा करता रहूंगा, मेरी गाड़ी से नीचे उतरो वरना बहुत बुरा होगा। अरे यार इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता, वैसे मैं और जिना एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं,
तुम भी आ जाओ, बहुत टेस्टी खाना मिलता है वहाँ पर। बॉडीगार्ड कहता है मेरा मूड खराब मत करो और निकल जाओ तुरंत। जॉन कहता है कि अरे अरे, जेल में तो रोज हमारा लाया हुआ खाना खाते थे, फिर यहाँ पर कैसी शर्म, चलो ना मजा आएगा। और अब बॉडीगार्ड को लगता है कि ये मुझे इस तरह तो छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वो उसके साथ चला ही जाता है। दोस्तों रेस्टोरेंट में वो बढ़िया खाना खाते हैं तो जिना कहती है कि तुम्हारे पास देखो अभी भी वक्त है, तुम जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाओ, क्योंकि उसने कई कत्ल किए हैं। सच बताऊं तो उसका सबूत भी बहुत जल्द हमारे पास होगा और फिर वो बच नहीं पाएगा, और अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम भी फिर से जेल में जाओगे, याद रखना इस बात को। बॉडीगार्ड भी उठ जाता है और अकड़ कर कहता है कि अच्छा इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया था तुमने। अब जॉन उसे शांत करता है कि अरे भाई, लगता है गुस्सा तुम्हारी नाक की नोक पर बैठा हुआ है, इस तरह खाना बीच में नहीं छोड़ते यार, अच्छी बातें नहीं होती है ये, बैठकर आराम से खाकर जाओ भैया। जिना उसे फिर कहती है कि देखो तुम्हारी गवाही सच को और मजबूत कर सकती है, न जाने क्यों मुझे तुम पर अटूट विश्वास है कि तुम्हारा भी एक ज़मीर है, अपने परिवार के बारे में जरा सोचो। इस तरह दोस्तों जिना उसका ब्रेन वॉश करती है तो वो खाने का बॉल जॉन के मुंह पे धकेल कर चला जाता है एंड वो तुरंत जेजे को कॉल करता है कि मुझे नहीं लगता जिना के पास पेंडोरा बॉक्स है, जरूर वो एंड्रयू के पास ही होगा। तब जाकर इस जेजे को थोड़ी तसल्ली होती है। वहाँ एंड्रयू चेयरमैन से मिलने आता है तो पीए पूछता है क्या पेंडोरा बॉक्स तुम्हारे पास है और क्या तुमने नेल का फाइल जेजे को दिया था। एंड्रयू कहता है कि डोडो ग्रुप को बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और इस पर दोस्तों चेयरमैन पीए के कान में कुछ कहता है। असल में वो जोर से कुछ बोल नहीं पाता, धीरे बोलता है, जिसे पीए फिर एंड्रयू को बताता है। वो कहता है क्योंकि डोडो ग्रुप ने नेल को फंड्स दिए थे, तो अगर नेल की पोल खुली तो उसमें डोडो ग्रुप का नाम भी आएगा। क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया? लेकिन एंड्रयू कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोडो ग्रुप को ली से बचाने का इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। ये कहकर वो गुस्से में बाहर चला आता है। दोस्तों यहाँ नाथन छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और एंड्रयू से पूछता है क्या मेरा भी सीक्रेट फाइल तुम्हारे पास है। एंड्रयू कहता है हाँ, तो उसमें क्या है, तो एक काम करो ना, तुम सिर्फ मुझे मेरी फाइल दे दो, वैसे भी उसका तुम्हें करना क्या है, बेकार में तुम्हारे सेफ में पड़ी रहेगी वो, तुम वो मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लूंगा। पर दोस्तों एंड्रयू उसके मुंह पर कहकर चला जाता है कि उस फाइल का क्या करना है ये मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। यहाँ से दिखाते हैं कि वोटिंग काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आधे से ज्यादा वोट्स काउंट करने के बाद हैरानी की बात तो ये होती है कि नेल 41% वोट्स पाकर लीडिंग में होता है। रोनाल्ड को अब तक सिर्फ 29% वोट्स मिले होते हैं। नेल का पक्ष बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरी ओर दोस्तों जेजे सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि मैं तो बर्बाद हो गया। रोनाल्ड और उसके आदमी उठकर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि अब तो रोनाल्ड हारेगा ही हारेगा। पर जेजे रोनाल्ड को रोककर कहता है कि काउंटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी तुम्हारे जीतने के चांसेस हैं, चुपचाप आकर बैठो। पर रोनाल्ड कहता है नहीं, इस बार मैं प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। कहकर वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेजे उसकी शर्ट पकड़ लेता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमें किसी भी हाल में जीतना है, तुम्हें पता नहीं है क्या। अब दोस्तों वहाँ पर खड़े गार्ड्स उसे पकड़कर दूर लेकर आते हैं। काउंटिंग के अंत में पता चलता है कि नेल ये इलेक्शन जीत चुका है, यानी अब वो प्रेसिडेंट बनेगा। सब उसको बधाई देते हैं। ली भी नेल को बधाई देने आता है और उसको देखकर नेल कहता है कि आओ बेटा, तुमने मुझे जिताकर बहुत बड़ा काम किया है, मैं तो तुम्हारी राह देख रहा था। और तभी कुछ देर के लिए दोस्तों ली को कुछ दिखता ही नहीं, ये क्या हो रहा है यार। नेल पूछता है कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना। पर इतने में दोस्तों ली का विजन लौट आता है, चलो बढ़िया है, और वो कहता है कुछ नहीं, बस मैं ठीक हूँ, आप अपने प्रेस रिलीज के लिए जाइए, मैं बाद में मिलता हूँ। वो भी चला जाता है। दोस्तों मोजो पूछता है ये हो क्या रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये नेल जीत कैसे गया। ली कहता है कि नहीं, नेल हमारा दुश्मन नहीं है, असल में उससे भी कई ज्यादा घिनौने क्राइम्स तो उस जेजे ने किए हैं, हमें उस क्रिमिनल को टारगेट करना चाहिए। वैसे जेजे है कहाँ, मुझे उससे मिलना है। जेजे तो होटल रूम में दोस्तों तोड़ फोड़ मचा रहा होता है और अपना गुस्सा बॉडीगार्ड पर निकाल रहा होता है। तब वहाँ पर ली आकर कहता है कि ओहो, अब तो लगता है तुम पूरी तरह हार गए हो, तुम कहीं के नहीं रहे। जेजे पागलों की तरह हंसकर कहता है कि तुमने क्या सोचा कि तुम जीत गए, और जीत भी गए तो क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स वापस मिल जाएंगे क्या, वो लोग तो जमीन के नीचे पड़े सड़ रहे होंगे, सड़। दोस्तों ये सुनकर ली के गुस्से का ठिकाना नहीं होता और वो जेजे को एक पंच मारता है तो वो सीधे नीचे गिरता है। बॉडीगार्ड भी चाकू दिखाकर उसको धमकाता है, पर ली के आदमी उसका चाकू छीन लेते हैं। ली जेजे से कहता है कि ये मौका तो कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हें मौत की सजा दिलाऊंगा और तुम्हारी आंखों में मौत का डर देखकर मुझे वो खुशी मिलेगी जो मैं कब से चाह रहा था। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ चेयरमैन का बड़ा ख्याल रखती है, बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन चेयरमैन को अब भी विश्वास नहीं हो रहा उस पर। वो सोचने लगता है कि न जाने ये कब रंग बदल देगी और कब मुझे जहर देकर मेरा काम तमाम कर देगी। पर वाइफ कहती है बहुत साल पहले की बात याद है तुम्हें कुछ, हमारे पास न इतना बड़ा घर था न इतनी दौलत, तब हम कितने खुश थे, तुम रोज ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए कुछ न
कुछ लाते थे। हमारे पास सहूलियत बहुत कम थी, लेकिन हम चैन से जी रहे थे। जिस दिन से हमने अपनी जरूरत से ज्यादा धन कमाया, जब से हमने कई कंपनीज को हासिल करने की कोशिश शुरू की, तब से हमारा चैन खो गया। और सही बात भी है दोस्तों, चेयरमैन को उसकी बात बिल्कुल ठीक लगती है कि हाँ, उस वक्त पैसे कम थे लेकिन मन में सुकून था। हमने बेवजह उन दिनों को खो दिया और अब देखो ना, कितनी टेंशन, कितनी नफरत एक दूसरे के लिए। उसकी वाइफ भी हंसकर कहती है, देखो अगर तुम चाहो तो हम आज भी वो खुशी हासिल कर सकते हैं। तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से एंड्रू के नाम भले ही कर दो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए यानी नाथन और सिंडी के लिए कम से कम एक कंपनी तो छोड़ ही दो ना। उससे तुम्हारा क्या जाएगा? फिर हम दोनों का क्या? हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश रह लेंगे। ओ, ये सुधर गई है क्या? देखते हैं अभी। ये सुनकर दोस्तों चेयरमैन उसको टुकुर टुकुर देखने लगता है तो कहती है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और ये क्या, तुम्हारी दाढ़ी निकल आई है? तुम रुको, मैं खुद तुम्हारी शेविंग करूंगी। दोस्तों चेयरमैन को फिर से डर लगता है कि कहीं शेविंग करने के बहाने ये मेरा गला ना काट दे। अगले सीन में दिखाते हैं कि चेयरमैन को उसकी वाइफ ने अपनी गोदी में लटा के रखा हुआ है और उसकी शेविंग करने जा रही है। चेयरमैन तो डर रहा होता है, लेकिन बेचारा मुंह खोलकर चिल्ला भी नहीं सकता। वो कहती है, डरो मत, मैंने बचपन से अपने पापा की दाढ़ी शेव की थी और फिर मैं ब्यूटिशियन भी तो रह चुकी हूँ, भूल गए क्या? कहकर वो शेविंग करने लगती है तो पी आकर कहता है कि सर, हमारा डोडो ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है, ली ने अपने बॉन्ड्स विड्रॉल कर लिए हैं। ये सुनकर चेयरमैन की वाइफ चिल्लाती है कि क्या, डोडो ग्रुप का दिवाला निकल गया? इसी टेंशन में वो चेयरमैन की गाल पर कट कर देती है दोस्तों, और अब चेयरमैन सच में घबरा जाता है कि ये तो मुझे मारने पे आ गई। दूसरी ओर एंड्रयू को सारे बैंक्स कॉल करने लग जाते हैं कि डोडो ग्रुप ने हमसे जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट आप कैसे करेंगे बताओ? हमने सुना है कि ली ने डोडो ग्रुप के 50% बॉन्ड्स को विड्रॉल कर लिया है, अब हमारे लोन का क्या होगा? एंड्रयू के समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे उसे। उसका असिस्टेंट कहता है कि बोर्ड मेंबर्स और बैंक मैनेजर्स की मीटिंग में आपको बुलाया गया है। एंड्रयू सोच भी नहीं पाता कि वो उन्हें क्या बताएगा। दूसरी ओर दोस्तों जॉन जिना से कहता है कि सुनो, एंड्रयू से तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन तुम डोडो ग्रुप की लीगल एडवाइजर हो, इसलिए तुम्हें उस मीटिंग में जाना जरूर चाहिए। पर दोस्तों जिना तो अपना रेजिग्नेशन लेटर डालकर कहती है, तुम ये डोडो ग्रुप में दे दो, मैं डोडो ग्रुप की लीगल एडवाइजर की पोजीशन से इसी वक्त रिजाइन करती हूँ। वहाँ मीटिंग में ली, नाथन और बाकी सभी एंड्रयू को घेर कर बैठे होते हैं। बैंकर्स पूछते हैं कि हमारे पैसे कब लौटाओगे, साफ साफ बताओ। एंड्रयू टेंशन में कुछ भी ठीक से नहीं कह पाता और तब होती है चेयरमैन की एंट्री। वो पीए को मीटिंग में ये बताने को कहता है, आप लोग मुझ पर विश्वास करके थोड़ी और मोहलत दीजिए, कुछ और दिनों के लिए बॉन्ड्स को एक्सटेंड कीजिए। लेकिन सबसे पहले ली उसका जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जल्द से जल्द अपने सारे शेयर्स को डोडो ग्रुप होटल के नाम करना होगा। और दोस्तों इस पर चेयरमैन ली से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करता है। इसी बीच नाथन और सिंडी बाहर होते हैं। नाथन कहता है, क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि ली और पापा के बीच क्या बात हो रही है? वरना तुम्हें ली का असली मकसद पता कैसे चलेगा? सिंडी भी उसकी बात मानकर उसके साथ जाती है और चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। वहाँ पीए के जरिए चेयरमैन ली को बता रहा होता है कि हमें पता है तुम सीडो कंपनी के ओनर के बेटे हो और डोडो ग्रुप और हम सब पर तुम्हारा जो गुस्सा है वो पूरी तरह जायज है। इस वक्त देखो डोडो ग्रुप मुसीबत में है, मेरी तुमसे विनती है कि तुम डोडो ग्रुप को बचा लो, बदले में मैं जेजे का वो सीक्रेट फाइल तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इस पर ली कहता है कि देखिए, जेजे ने जो कत्ल किए थे उसमें आपका भी हाथ था। और दोस्तों ये सुनकर सिंडी शॉक हो जाती है कि ली सब पहले से जानता था क्या? ली कहता है कि आप बखूबी जानते थे कि आपके बेटे नाथन ने मेरे पेरेंट्स का कत्ल करने के लिए जेजे को भेजा था, पर इतना कुछ जानते हुए भी आपने नाथन को कानून से बचा कर रखा। पर आप वहाँ भी नहीं रुके, आपने तो मेरी कंपनी भी मुझसे छीन ली, हमारा हॉस्पिटल जला डाला। इतना करने के बाद भी आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी कंपनी को बचाऊंगा, बताओ? चेयरमैन जवाब देता है कि मुझे तुम पर विश्वास था और इसी विश्वास के आधार पर मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाने का फैसला किया था। ली कहता है कि हाँ, आप ठीक कहते हैं, सिर्फ सिंडी की वजह से मैं अब तक चुप हूँ, वरना तो अब तक मैं इस कंपनी का सत्यानाश कर चुका होता। सिंडी आप सब की तरह क्रिमिनल दिमाग वाली नहीं है और मुझे खुशी है कि कम से कम वो तो अच्छी है। दोस्तों यहाँ पर चेयरमैन को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और अब अंदर ही अंदर वो घुटने लगता है, जिसकी वजह से उसका मुंह अपने आप खुल जाता है और कहने लगता है कि सारी गलती मेरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर दोस्तों ली ये कहकर चला जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। चेयरमैन दुखी हो जाता है कि अब क्या करें। सिंडी अपने पापा के पास आकर रोने लगती है। चेयरमैन कहता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। सिंडी रोते हुए अपने पापा को गले लगा लेती है। नीचे दोस्तों ली और एंड्रयू आमने सामने आते हैं। एंड्रयू कहता है, क्या बात की तुमने मेरे पापा से?
याद रखना मैं डोडो ग्रुप को इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में नहीं जाने दूंगा। ली कहता है एक बात बताओ, तुम होते कौन हो डोडो ग्रुप को मेरे हाथ में देने वाले? मुझे तो खुद पूरा हक है डोडो ग्रुप को अपने हाथ में लेने का, इतने बॉन्ड से मेरे पास, समझे? तो दोस्तों एंड्रयू गुस्से में ली को पंच कर देता है। ली कौन सा चुप रहने वाला था भाई, हीरो है अपना, वो भी एंड्रयू को मार देता है और वहाँ पर हलचल मच जाती है। आखिर जॉन आकर उनको अलग करता है। अब एंड्रयू तो चला जाता है लेकिन ली बहुत टेंशन में होता है और कहता है इससे पहले कि वो इस मामले को और खींचे, आप डोडो ग्रुप की बोली लगवाइए और ऐसा इंतजाम कीजिए कि सबसे ज्यादा अमाउंट की बोली लगाकर हम डोडो ग्रुप को खरीद लें। जल्द से जल्द हमें फंड का इंतजाम करना है। दूसरी ओर दोस्तों नाथन सिंडी को पट्टी पढ़ाने लग जाता है कि देख लिया ना तुमने ली का असली रूप, वो मुझसे और पापा से बदला लेने के लिए तुम्हें यूज कर रहा था और तुम हो कि उसके सपने देख रही थी। बताओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे साथ ज्वाइन कर लो, हम दोनों मिलकर उस ली को मजा चखाएंगे, मिटा डालेंगे उसको। दोस्तों सिंडी उस पर ऐसा जोर का थप्पड़ मारती है कि तुम ना किसी जन्म में नहीं सुधरने वाले। अगले सीन में वो एक लोकल बार में बैठकर पी रही होती है। उसे खुद से नफरत होती है क्योंकि उसके पापा और भाई की वजह से ली बेचारे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई बेचारे की। और अब दोस्तों सिंडी को लगता है कि जरूर ली उसे भी गलत ही समझेगा, पर तब वहाँ पर ली आकर उसके हाथ से शराब छीनकर कहता है ये क्या कर रही हो तुम? पर दोस्तों वो उठकर चली जाती है क्योंकि वो ली की आंखों में देखकर बात नहीं कर पाती, शर्मिंदा होती है वो भी। पर ली उसको रोकता है तो वो रोने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ। तुम्हें पता था कि मेरे भाई और मेरे पापा ने मिलकर तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, फिर भी तुम मेरे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव कर रहे हो। मेरे पापा और भाई बुरे निकले, इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? सच बताऊं तो मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और आज तक मुझे किसी और के लिए ऐसा फील नहीं हुआ था। मुझे तुम सच में बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अब मुझे अपनी वो फीलिंग बोझ लगने लग गई है। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे अपने इतने करीब क्यों आने दिया? ली दोस्तों झट से उसको सीने से लगा लेता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरा प्लान का सबसे मुश्किल पड़ाव क्या था? मेरा प्लान तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा के खिलाफ था, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ध्यान रहा कि किसी भी हालत में मैं तुम्हें कोई ठेस न पहुंचाऊं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे दिल में चोर नहीं है, तुम मतलब जो भी कहती हो, जो भी करती हो, खुले दिल से करती हो। तुमने कभी मुझे अजनबी नहीं समझा, हमेशा मेरा साथ दिया। ऐसे में मैं तुम्हारे बारे में गलत कैसे समझ सकता हूँ? और हाँ, इस दुनिया में अगर आज की तारीख में मुझे किसी पर पूरा भरोसा है तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। आखिर तुम मेरी बिजनेस पार्टनर जो ठहरी। दोस्तों सिंडी को यकीन हो जाता है कि ली सच्चा है, उसने सिंडी को अपने प्लान के लिए यूज नहीं किया। ये सोचकर तो वो और रोती है कि मुझे माफ कर दो ली। ली कहता है कि एक बात याद रखना, तुम मुझे कभी भी मिल सकती हो, कभी भी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो दोस्तों और रोती है कि मेरे भाई और पापा के लिए मैं तुमसे फिर माफी मांगती हूँ। तुम देखना मैं तुमसे भी ज्यादा हैंडसम, तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एकदम सुपर लड़के से शादी करूंगी, तब चिढ़ाऊंगी तुम्हें मैं, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी अच्छी लड़की को मिस कर दिया। ली भी हंसकर उसको गले लगा लेता है और कहता है ठीक है कर लेना, पर मुझे तुम्हारे होने वाले पति के कानों की बड़ी चिंता हो रही है। यहाँ से दोस्तों अगले दिन ली की टीम डिस्कस कर रही होती है कि आखिर वो अननोन नंबर वाला कौन हो सकता है जिसके पास पेंडोरा बॉक्स है। तब ली को याद आता है कि उस आदमी ने ये कहा था कि फिलहाल मैं तुम्हें पेंडोरा बॉक्स नहीं दे सकता, मतलब वो जरूर जेजे या एंड्रयू की पहचान का ही कोई होगा। और अगर उसने लाइव टीवी शो में मेरे बारे में भी इतना कुछ कहा था तो इसका मतलब है कि जरूर मेरे उस पुराने सीडो हॉस्पिटल में उसने काम किया होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि वो कौन है जो इतने साल पहले सीडो हॉस्पिटल में काम करता था और अब डोडो ग्रुप में भी काम करता है। अचानक दोस्तों ली फिर कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है। मोजो कहता है हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द तुम्हारा स्कैन करवाना होगा। अगले सीन में ली का स्कैन किया जाता है और जब रिजल्ट आता है ना तो ली मोजो और पैनी को सिर्फ इतना कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर वो जिना को दूर से देखने लगता है और तब उसे डॉक्टर की बात याद आती है। एक्चुअली डॉक्टर ने बताया था कि जल्द ही आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाएगी, कुछ ही महीनों की बात है, फिर तुम पूरी तरह ब्लाइंड हो जाओगे और इसे किसी सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम्हारी आंखों में बहुत डैमेज हो चुका है। ये कहा था यार डॉक्टर ने, बताओ। और प्रेजेंट में वो जिना को देखकर मन ही मन सोचता है कि सिर्फ 6 महीने तक मैं तुम्हें देख पाऊंगा और इन 6 महीनों में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ मैं। ये सब सोचकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। दूसरी ओर दोस्तों जेजे पी रहा होता है। बॉडीगार्ड से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब मिट्टी में मिलने वाला है। तभी वहाँ पर नाथन आकर कहता है कि डोडो ग्रुप कितनी बड़ी मुसीबत में है और तुम यहाँ पर शराब पी रहे हो। पता है ली डोडो ग्रुप को खरीदने वाला है, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ? ये सुनकर जेजे चौंक कर कहता है क्या ली डोडो ग्रुप को खरीदने वाला है? वो तुरंत एंड्रयू को कॉल करता है तो वो गुस्से में कहता है कि अब तुम्हारा गुलाम बन के रहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिस डोडो ग्रुप के लिए मैं तुम्हारा पार्टनर बना था वो हाथ से निकलने वाला है। जेजे कहता है जल्दबाजी मत करो, हम कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। पर एंड्रयू ये कहकर कॉल काट देता है कि आइंदा मुझे कॉल ही मत करना। और अब जेजे को और टेंशन होती है। नाथन कहता है हमें किसी भी तरह एंड्रयू से वो पेंडोरा बॉक्स लेना होगा, उसमें मेरा भी सीक्रेट फाइल है। अगर उसने हमारे फाइल से जिना को दे दिए तो कल सुबह सारे टीवी चैनल्स में अपना ही नाम
नाम बदनाम होगा। मेरे असिस्टेंट ने कहा था कि वो फाइल्स एंड्रयू के सेफ में है। तो जेजे कहता है कि वो एंड्रयू के सेफ में कैसे आ सकती हैं? 5 दिन पहले मेरा बॉडीगार्ड वहां चेक करने आया था, वहां तो कोई फाइल नहीं थी। दोस्तों, अब दोनों को इस बात पर शक होने लगता है कि सच में पैंडोरा बॉक्स फाइल्स एंड्रयू के पास हैं भी या नहीं, या वो झूठ बोल रहा था। दूसरी ओर दोस्तों, एंड्रयू जिना से मिलता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए आया हूँ। मैं डोडो ग्रुप को तो खो सकता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज सुनो कि मैंने जो भी किया क्यों किया। पर जिना कहती है तुमने मुझसे झूठ पे झूठ बोला है और अब मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुननी ही नहीं। पर एंड्रयू कहता है पैंडोरा बॉक्स मेरे पास है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बस मेरा साथ मत छोड़ना। जिना दोस्तों ये सुनकर शॉक हो जाती है कि पैंडोरा बॉक्स एंड्रयू के पास है। दूसरी ओर मोजो अपनी छानबीन से ये पता लगा लेता है कि एंड्रयू के सेफ से पैंडोरा बॉक्स को जिस आदमी ने चुराया था और ली को उसने कॉल करके फाइल के बदले $5 मिलियन भी मांगा था, वो कोई और नहीं नाथन का असिस्टेंट है। दोस्तों, उसने रिसेंटली अपने पूरे परिवार को फॉरेन भेज दिया है और वो अपने अपार्टमेंट को बेचने जा रहा है। मोजो आगे कहता है कि इतना ही नहीं, वही था जो कई साल पहले तुम्हारे स्टूडियो हॉस्पिटल में काम करता था। ये सुनकर दोस्तों ली चौंक जाता है और कहता है जल्दी उसे पकड़ो, मुझे उससे बात करनी है। दूसरी ओर दोस्तों, नाथन का असिस्टेंट जिसने एंड्रयू की नॉलेज के बिना उसकी सेफ से पैंडोरा बॉक्स फाइल निकाल लिया था, वो अपने अपार्टमेंट को बेचने के लिए किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। पर पीछे से एंड्रयू का असिस्टेंट उसकी बातें सुन लेता है और पूछता है ये अपार्टमेंट तुमने हाल ही में खरीदा था ना, पर इतनी जल्दी उसको बेच क्यों रहे हो? पर वो टेंशन में कहता है एक्चुअली मुझे एक काम है बहुत ही अर्जेंट, अभी जाना होगा, मैं बाद में बात करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एंड्रयू के असिस्टेंट को उस पर शक होने लग जाता है। दूसरी ओर एंड्रयू अपने ऑफिस में फाइल्स लेने के लिए आता है, लेकिन अपने सेफ में फाइल्स को ना पाकर चौंक जाता है पूरी तरह। तब जेजे का कॉल आता है तो वो अनजाने में चिल्ला देता है क्या तुमने मेरे सेफ से पैंडोरा बॉक्स के फाइल चुराए थे हैं? तब जाकर जेजे को पता चलता है कि किसी ने एंड्रयू के सेफ से भी फाइल चुरा लिए हैं। मतलब नाथन के असिस्टेंट ने ये काम किया होगा, क्योंकि वो हाल ही में नाथन का साथ छोड़कर एंड्रयू के लिए काम करने लगा था। और जब वो ये रियलाइज करते हैं ना, तो वो हाथ धोकर नाथन के असिस्टेंट के पीछे पड़ जाते हैं। इससे पहले कि असिस्टेंट वहां से बच निकलता, एंड्रयू उसको देख लेता है। असल में दोस्तों, एंड्रयू के असिस्टेंट ने उसे बता दिया था कि नाथन के असिस्टेंट को अपना अपार्टमेंट बेचने की बड़ी जल्दी पड़ी है, मतलब जरूर वो यहाँ से बचकर कहीं जाने की सोच रहा है। पैंडोरा बॉक्स लगता है उसी ने चुराया है। लेकिन दोस्तों, वो इन्हें भी चकमा देकर अपनी कार में निकल जाता है, पर अंदर से मौत का डर उसको जकड़ कर रखता है। एक तरफ उसे जेजे की टीम चेस करती है, दूसरी ओर एंड्रयू वो टेंशन में जान हथेली में लिए ड्राइव कर रहा होता है। वहाँ ली उसके कॉल का इंतजार कर रहा होता है और तब वो कॉल करके कहता है कि वो फाइल्स मेरे पास हैं, मैं सारी फाइल्स तुम्हें दे दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे $5 मिलियन देना होगा, उसे तैयार रखना। लेकिन हाँ, उससे पहले प्लीज किसी भी तरह मेरी जान बचा लो, क्योंकि एंड्रयू और जेजे दोनों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। इस पर ली कहता है कि तुम हो कहाँ पर, जल्दी बताओ। और इसी आखिरी डायलॉग के साथ दोस्तों पार्ट 48 यहाँ पर खत्म होता है। और दोस्तों, अब आखिरी पार्ट बचा हुआ है। यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाइमेक्स देखने के लिए आपका स्वागत है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।